वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पार्ट 1 में हमने मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज यही सेम 6 जनवरी 2022 का मैंने आज पार्ट 2 बनाने की कोशिश की है। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ्स के पेपर 1 में, जिसमें से हम हर एक पेपर के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चंस के साथ देता जाऊं। आइए बिना टाइम बर्बाद किए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर किए थे, इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे और फिर मैं इसका एक और पार्ट 3 लेकर के आऊंगा नेक्स्ट डे पे, ठीक है, या डे आफ्टर टुमारो। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आपके 6 जनवरी 2022 को जो 30 क्वेश्चंस का सेट था पूरा, वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। 5 फ्रेंड हैं, उनका जो एवरेज लंबाई है, लेंथ है, हाइट है, वो 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाइयाँ 153 सेंटीमीटर, 150, 151 और 147 सेंटीमीटर है। 5 फ्रेंड की औसत लंबाई दी हुई है, ठीक है, जिनमें से 4 की सबकी लंबाई दी हुई है और पूछा है कि 5वें की लंबाई क्या होगी। आइए एकदम इजी वे में बनाते हैं। कभी भी आपको औसत का क्वेश्चन आए, औसत के क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो औसत दिया है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लीजिए। ठीक, जैसे 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, तो 5 मित्रों का कुल लंबाई, 5 मित्रों की कुल लंबाई, 5 मित्रों की कुल लंबाई, ठीक है, 150 इंटू 5, 15 पचे 75, 750 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया। इनमें से 4 मित्र की लंबाई कितनी कितनी है दोस्तों, सबको प्लस कर दीजिए। 153, 150, 151 और 147। ये 4 मित्र की अलग अलग लंबाइयां दी हुई थी, ये सारी सेंटीमीटर में है। ओके, ऐड करते हैं। 3 1 4 और 7 11, 5 5 10, 5 3 15 और 4 19 और 1 20 की शून्य हासिल 2 2 3 4 5 6, टोटल आ गए दोस्तों 601 सेंटीमीटर। ये 4 दोस्तों की कुल लंबाई 601 सेंटीमीटर थी और ये 5 दोस्तों की कुल लंबाई 750 सेंटीमीटर है। तो 5वें दोस्त की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, 750 टोटल था, उसमें से 601 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 1 हमने हासिल लिया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा आपका 4 और 7 में से 6 गया 1, 149 सेंटीमीटर ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। था इजी। औसत में हमको क्या करना है, कुल लंबाई निकाल लेनी है पहले। कभी भी कुछ भी दे, अगर दिया हुआ है कि 4 बच्चों की औसत आयु से भी क्वेश्चन बनता है। 4 बच्चों की औसत आयु 46 वर्ष है, 50 वर्ष है, चुपचाप 4 से उसका गुणा कर दीजिए। इंडिविजुअल दिया होगा, सबको प्लस करके इसी प्रकार से माइनस कर देना है। बहुत ही इजी वे में आपका उस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। क्रिकेट का मैच चल रहा है, 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए ने 368 रन बनाए हैं पहली पारी में और दूसरी पारी में 458 रन बनाए हैं। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन बनाए और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से? बहुत सिंपल है, टीम ए और टीम बी कर लेते हैं हम। टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, कितना आएगा, 8 8 16, 6 5 11 और 1 12, 4 3 7 और 1 8। टोटल इन्होंने, टीम ए ने 826 रन बनाए, जबकि टीम बी ने पहली पारी में 395 रन, दूसरी पारी में 439 रन बनाए। जोड़ देते हैं, 9 5 14, 9 1 10, 3 13, 4 3 7 1 8, 834 रन। टीम ए ने टोटल 826 रन बनाए थे और टीम बी ने कुल 834 रन बनाए थे। तो कौन जीता? ओवरऑल टीम बी जीत गई, लेकिन कितने रनों से? तो 834 में से आपको 826 घटा देना है। 14 में से 6 गया 8, 0 0, मतलब
8 रन से आपका क्या होगा दोस्तों, टीम बी मैच जीत जाएगी। समझ आया? टीम ए ने कुछ रन बनाए पहली पारी में, दूसरी पारी में, फिर टीम बी ने कुछ रन बनाए पहली पारी में, दूसरी पारी में। हमने इंडिविजुअली दोनों को जोड़ लिया अलग अलग करके। ऑप्शन देखिए कौन सा है, टीम बी 8 रन। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है टीम बी 8 रन इज योर करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ट्रेन वाला सवाल है। ठीक है, देखेंगे सवाल को। एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे, मतलब 5:30 कहने का मतलब है कि ये सुबह की बात कर रहा है, सुबह 5:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 या 21:50 बजे चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना? देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिए ट्रेन चलना कहाँ शुरू करती है दोस्तों, दिल्ली से, और पहुंचती कहाँ है, चेन्नई। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, बट ये आपका टफ नहीं है। देखिए ट्रेन सुबह चलना स्टार्ट करती है 5:30 बजे। रेलवे के टाइमिंग में रेलवे 24 घंटे के फॉर्मेट में चलती है और चेन्नई कब पहुंच रही है, अगले दिन 21:50 बजे। देखिए रेलवे का टाइम जोन कैसा होता है, 12 बजे के बाद 1 नहीं बजता है रेलवे में, 12 के बाद 13 बजता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, रेलवे में इस प्रकार कुछ समय होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमारा डेट दिया हुआ है 28 सितंबर को, 28 सितंबर 2021 को चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, सुबेरे 5:30 बजे। तो 28 सितंबर 2021 में से 29 सितंबर 2021 तक ट्रेन टोटल 24 घंटे चल चुकी होगी। अभी से लेकर के कल इसी सेम टाइम तक 24 घंटे होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो ये हो गया आपका टोटल 24 घंटे। समझिएगा ध्यान से। 28 सितंबर सुबह 5:30 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे तक। क्लियर हो गया? ठीक, अब 29 सितंबर 2021 को ही आपका सुबह 5:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक, सुबह 5:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, मतलब पीएम तक कितने घंटे होंगे टोटल? ये 12 घंटे। आई बात समझ? 29 तारीख को 28 को चली थी, 29 को सुबह पहुंच गई 5:30 बजे। अब 29 तारीख के शाम के 5:30 बजे तक टोटल 12 घंटे हो गए इसके। अब शाम के 5:30, देखिए 21:50 का मतलब क्या है? 21:50 का मतलब होता है 9:50, रात के 9:50। 21:50 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 9:50। रात के 9:50 में ट्रेन कहां पहुंच रही है? चेन्नई पहुंच रही है। हमने निकाल लिया 29 तारीख के शाम के 5:30 बजे तक का हमने समय निकाल लिया। अब अगर मैं इसको सिंपली समझाऊं तो 5:30 बजे के बाद 6 बज गया, 5:30 से 6 का आधा घंटा, और 6 से लेके 9 बजे तक, 6 से लेके 9 बजे तक अलग से जोड़ रहा हूं मैं इसको। देखिएगा आधा घंटा मिल गया हमें 30 मिनट, और 30 मिनट मिला मतलब 6 बज गया, 5:30 बजे था, 5:30 बजे तक का हमने निकाल लिया था। 5:30 से 6 बजे आधा घंटा होता है, 5:30 से 6 के बीच में। अब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जोड़ने में आसानी हो। अब 6 बजे से लेके रात के 9:50, शाम के 6 बजे से लेके रात के 9:50, 6 और 3 9, 3 घंटा 50 मिनट। टोटल कितना है दोस्तों? 3 घंटा 50 मिनट। टोटल कितना हो गया? 3 घंटा 50 मिनट। मतलब कह सकते हैं 3 घंटा 80 मिनट। 3 घंटा 80 मिनट टोटल हो गया। ये 5:30 बजे से लेके रात के 9:50 तक टोटल कितना घंटा गाड़ी चला? 3 घंटा 80 मिनट। 80 मिनट को मैं क्या करता हूं, 80 मिनट मतलब 60 मिनट और 20 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा मैं यहां ट्रांसफर करता हूं, तो ये कुल हो गया 4 घंटे 20 मिनट का समय। ठीक है, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। 4 घंटे 20 मिनट कैसे किया मैंने? 3 घंटा 80 मिनट था, 80 मिनट में से 60 मिनट मैं निकाल के यहां ले आया, तो ये 4 घंटा हो गया और यहां 20 मिनट बचा। 4 घंटे 20 मिनट का समय कुल लगता है गाड़ी को। 4 घंटे 20 मिनट सबको जोड़ देते हैं। 4 4 8 और 2 10,
2 1 3 1 4, 40 घंटे 20 मिनट। तो टोटल गाड़ी को चलने में लग रहा है समय फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई कितना, 40 घंटे 20 मिनट। 40 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। बहुत इजी है, एक बार और देखेंगे इसको सेम पॉइंट को तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का गुणज नहीं है। समझिएगा, जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। ऑप्शन है आपके, इस सिंपली ऑप्शन से बन जाएगा 210, 280, 630 और 420। बोलता है 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का गुणज नहीं है, मतलब वो 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 से वो भाग नहीं जाएगा। देखिएगा 6 का गुणज नहीं है, देखिए 6 सत्ते 42, पूरा पूरा कट जाएगा ये, 6 सत्ते 42, 420 आंसर नहीं हो सकता है। 6 चौक 24, इसको देखिए 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, ये भी नहीं हो सकता है। और ये 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 19 20 21। देखिए 210 को 6 से भाग देते हैं हम, सिंपली तुरंत आंसर आ जाएगा। 6 तीन 18, 3 और 6 पंचे 30। क्या बोला है, 6 का गुणज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 6 का गुणज है, 6 से भाग चले जा रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 280 को जब हम 6 से भाग देंगे दोस्तों, तो 280 जो है वो 6 से भाग नहीं जाएगा। 6 चौक 24, 4, 6 छंग 36, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का गुणज नहीं है, 280। अब 280 5 का भी गुणज है और 280 7 का भी गुणज है। 7 चौक 28, 7 के पहाड़े में आता है 280, 280 7 का गुणज तो है लेकिन 6 का गुणज नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था गुणज वाला। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो बोलता है, देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं। सममिति रेखाएं मतलब देखिए, क्षैतिज और ऊर्ध्व मतलब ऐसी, क्षैतिज भी होंगी और ऊर्ध्व भी होंगी। तो इसमें आपको ETHY 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिएगा H एक ऐसा अक्षर है, H में आपको देखिए इस प्रकार की लाइन भी मिल रही है और इस प्रकार की लाइन भी मिल रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर C जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H में क्षैतिज रेखाएं भी मिल रही हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी मिल रही हैं और वर्टिकल भी मिल रही हैं। तो ऐसा अक्षर जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी मिल रही है, क्षैतिज रेखाएं भी और वर्टिकल लाइन भी, ऊर्ध्व रेखाएं भी मिल रही हैं, ऐसा अक्षर आपका कौन सा है, H है। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अब यहां तक हमने गणित को सॉल्व किया। अब हमारे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले होते हैं, 15 क्वेश्चन लगभग आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, आपको 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन A और कारण R की तरह चिन्हित अंकित किया गया है उन्हें। अभिकथन A बोलता है, गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए भाई। रीजन क्या बोलता है, विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला है, A और R दोनों सही हैं और R सही कारण है A का। A और R दोनों सही हैं परंतु R सही कारण नहीं है A का। A सही है परंतु R गलत है, A गलत है परंतु R सही है। कंफ्यूज कर दिया। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए, सही बात है। विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या मत दूसरे के साथ जुड़ा होता है। गणित में हमेशा एक चीज दूसरे के साथ कोरिलेट करती है, बात बिल्कुल सही है, और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसका जो अभिकथन है और कारण दोनों सही है, और जो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों कि A और R दोनों सही है और R सही कारण है A का, मतलब आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या होगा कि A और R दोनों सही है और R सही कारण है A का। बात क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक कक्षा एक महत्वपूर्ण लक्षण है? ठीक है, संरचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? क्वेश्चन को आप जितनी बार पढ़ेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, उतनी बार ये क्वेश्चन आपको हिट करता है और इसके सही होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल कर रहा है। ठीक है, शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि या क्रियाकलाप करने के निर्देश दे रहे हैं और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई क्रियाविधि को दोहरा रहे हैं। मतलब शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं या जो समझा रहे हैं उसको छात्र क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। चौथा है, छात्र श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर हल किए हुए प्रश्नों को अपने कॉपी में रखने में या लिखने में व्यस्त है। तो कभी भी ये एक संरचनात्मक आपका जो लक्षण है ये नहीं हो सकता है कि आप कॉपी में छपवा रहे हैं बैठा के। ठीक है, कॉपी करना इज नॉट लर्निंग। ठीक है, ये आपका संरचनात्मक लक्षण नहीं है। देखिए पहला वाला जो है, उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल कर रहा है। दूसरा बोलता है छात्र शिक्षक को समझाई गई कार्यविधि को दोहरा रहे हैं, ये भी ठीक था। लेकिन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जो इसका आंसर प्रॉपर हो सकता है वो थर्ड नंबर है, छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, ठीक है, रंग, आकार, आकृति, जैसे छात्र किसी भी चीज को देख के बता सकता है कि ये क्या है, ये आपका एक क्या है, गोला है। ठीक है, छात्र बता सकता है कि ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, क्योंकि वो चीजों को देख रहा है। ठीक है, या उनके सामने जैसे कि अगर मैं ये मोबाइल रख दूं, ऐसा मोबाइल रख दूं, छात्र बता सकता है कि सर ये किस शेप में है, इसकी आकृति कैसी है, तो ये आयताकार है। अगर कोई ऐसा अगर चीज है जिसके चारों भुजाएं समान है तो वो बोल सकता है कि सर ये क्या है, या आपका एक स्क्वायर है जिसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों थर्ड नंबर, छात्रों को, थर्ड नंबर जो है आपका, छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। क्लियर हो गया? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक का के महत्वपूर्ण लक्षण है? प्राथमिक कक्षा मतलब प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? पहला है, संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना अति आवश्यक है। दूसरा है, संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा एवं चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए। देखिए कभी भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम में केवल, नहीं या कुछ ऐसा स्पेशल वर्ड होता है ना, उसको हम कभी भी सही नहीं मान सकते हैं पूरी तरह से। तो पहला ऑप्शन आपका सही लग रहा है, दूसरा वाला गलत है। औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल होना चाहिए। आप जबरदस्ती किसी एक विधि के द्वारा बच्चों को बल देकर के नहीं कह सकते हैं कि आप इसी विधि के द्वारा पढ़ाई करिए, क्योंकि इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। चौथा है, जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो दो चीजें होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीजें आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है, जैसे ये मार्कर मूर्त रूप से आपके सामने प्रेजेंट है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जो फिजिकल रूप से आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, भौतिक रूप से आपके सामने उपस्थित नहीं है, वो आपकी अमूर्त होती है। तो जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ, जैसे मैं बताया आपको कि बच्चों को मुझे अगर आयत के बारे में समझाना है तो मैं इस फोन का उपयोग कर सकता हूं, बच्चा देख सकता है कि इसकी ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, तो ये मूर्त रूप से उसे कहना होगा। ऑप्शन देखते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शन क्या क्या मिले हैं? पहला है ए और सी, तो सी तो हो नहीं सकता है, ए सही है और डी सही है, केवल सी, बी और डी। चौथा है देखिए ए और डी, तो आपका चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा, ए और डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग या हिस्सा नहीं है? नहीं है की बात किया है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है? देखिए टेसिलेशन, भिन्न रैखिक समीकरण, नियमित द्विविम आकृतियां, 2 डायमेंशनल जो आपके फिगर्स होते हैं उनकी बात किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है उसमें आपका टेसिलेशन होता है, ये बिल्कुल एकदम रट लीजिए, टेसिलेशन होता है, भिन्न होता है प्राथमिक स्तर पर, और 2D आकृतियां जो होती हैं वो भी
होती हैं, लेकिन आपका जो रैखिक समीकरण है ये नहीं होता है। तो आपका इस प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं है की बात किया है, मतलब रैखिक समीकरण आपका प्राथमिक स्तर पर नहीं होता। क्या क्या होता है, टेसिलेशन, भिन्न और नियमित द्विम आकृतियां, ठीक है, 2 डायमेंशनल जो आपके फिगर्स होते हैं वो होते हैं, बट रैखिक समीकरण आपका जो होता है वो नहीं होता है। प्राथमिक स्तर की बात किया हुआ है इसने, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछता है आपसे, थोड़े से के लिए क्वेश्चन और आंसर दोनों के दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। पहला है, गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, सही नहीं है। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, सही है। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त हैं, यह ऑप्शन ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। पूछा है प्रकृति के बारे में सही नहीं है, यह सही नहीं है। गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय है, बिल्कुल है, ठीक है। तो सही नहीं है क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो सही आंसर है। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपको और देते जाऊं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।